आइए इस विस्तृत रिपोर्ट में गहराई से समझते हैं कि कैसे एक अभूतपूर्व सेंधमारी ने भारत की पूरी मेडिकल परीक्षा प्रणाली को खतरे में डाल दिया। सच कहूं तो ये सिर्फ एक और एग्जाम कैंसिल होने की खबर नहीं है। ये एक ऐसा डीप एनालिसिस है जो साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे एक बेहद सुरक्षित माने जाने वाले सिस्टम को अंदर से खोखला किया गया। आज हम उन पक्के सबूतों, उस चौंकाने वाली टाइमलाइन और उस पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश करेंगे जिसने इस पूरी व्यवस्था की नींव हिलाकर रख दी। 22,79,000 चलिए सीधे इस पर आते हैं। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये उन लाखों मेडिकल एस्पिरेंट्स की गिनती है जिन्होंने सालों तक दिन रात एक करके मेहनत की। और सोचिए, उनका भविष्य एक ही भयानक विनाशकारी सुरक्षा विफलता के कारण अचानक से पटरी से उतर गया। इतने बड़े पैमाने पर छात्रों के सपनों का टूटना, ये वाकई इस घटना को भारत के एजुकेशनल इतिहास के सबसे बड़े संकटों में से एक बनाता है। भाग 1, परीक्षा का अचानक रद्द होना। अब ये सब कितनी तेजी से हुआ, इसे समझने के लिए जरा इस घटनाक्रम की टाइमलाइन पर गौर करते हैं। मात्र कुछ अफवाहें कैसे कुछ ही दिनों के भीतर एक नेशनल क्राइसिस बन गई। इन तारीखों को देखिए। 3 मई 2026 को पूरे देश में परीक्षा होती है। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था, लेकिन सिर्फ 4 दिन बाद 7 मई को अचानक विसल ब्लोअर्स की तरफ से बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के अलर्ट आने शुरू हो जाते हैं। दावा किया गया कि 150 पेज का एक व्हाट्सएप पीडीएफ लीक हुआ है। और फिर मामला इतनी तेजी से बढ़ा कि 12 मई को एनटीए को एग्जाम पूरी तरह से रद्द करना पड़ा। और अगले ही दिन 13 मई को सीबीआई जांच शुरू हो गई। मतलब सिर्फ 10 दिन के अंदर पूरा सिस्टम पलट गया। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि इस पूरी स्थिति में कितनी बड़ी विडंबना छिपी थी। एक तरफ देखिए, एनटीए के करोड़ों रुपए के हाईटेक सुरक्षा दावे थे, जैसे एआई वाले सीसीटीवी, 5G जैमर्स, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। सुनने में एकदम फुल प्रूफ लगता है ना? लेकिन दूसरी तरफ जमीनी हकीकत देखिए। इन सारे महंगे और हाईटेक सिक्योरिटी लेयर्स को मैसेजिंग ऐप्स, हाथ से लिखे गए साधारण नोट्स और सॉल्वर गैंग्स की बिल्कुल बेसिक लोटेक तरकीबों ने बड़ी आसानी से बाईपास कर दिया। भाग 2, प्रश्न पत्र की चोरी। तो आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ? चलिए नैरेटिव को थोड़ा पीछे अप्रैल के मध्य में ले चलते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि वो कौन सी इंटरनल कमियां थीं जिनकी वजह से इतने कॉन्फिडेंशियल पेपर एक सुरक्षित इकोसिस्टम से बाहर निकल गए। सीबीआई जांच बताती है कि यह पूरी तरह से एक इनसाइड जॉब था। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल के मध्य में एनटीए पैनल से जुड़े केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने कथित तौर पर असली सवालों की गुपचुप तरीके से नकल कर ली। इसके बाद 23 अप्रैल को लातूर के एक कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर ने इस लीक हुए पेपर को भारी रकम देकर खरीदा। और फिर 24 अप्रैल से बिचौलियों की एंट्री हुई, जिन्होंने मुनाफे के लिए धड़ल्ले से छात्रों को जुटाना शुरू कर दिया। भाग 3, डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अब एक बार जब ये हाथ से लिखे नोट्स बाहर आ गए तो उन्हें एक बेहद प्रॉफिटेबल डिजिटल कमोडिटी में बदल दिया गया। ये नेटवर्क कैसे काम कर रहा था, ये सच में हैरान करने वाला है। 24 से 28 अप्रैल के बीच उन असली सवालों को 400 सवालों वाले एक बड़े गेस्ट पेपर पीडीएफ में चालाकी से टाइप करके छुपा दिया गया। और यहां भी अर्थशास्त्र का नियम लागू हुआ। जैसे जैसे एग्जाम का दिन करीब आया, 29 अप्रैल से 2 मई के बीच अंतरराज्यीय दलालों ने अपनी सेल बढ़ाने के लिए इस पेपर का रेट 5 लाख रुपए से गिराकर सीधा 50,000 रुपए कर दिया। फाइनली 3 मई को एग्जाम से सिर्फ 42 घंटे पहले व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए इसे बांटा गया और आखिरी मिनट के रट्टामार सेशन हुए। लेकिन जिस चीज ने सबसे ज्यादा चौंकाया वो था ये नंबर 120। उस सर्कुलेटेड पीडीएफ के 410 सवालों में से पूरे 120 सवाल फाइनल एग्जाम के बायोलॉजी और केमिस्ट्री सेक्शन से हूबहू मिलते थे। सोचिए, 1-2 सवाल नहीं, पूरे 120। संयोग से इतने सवालों का मिलना तो बिल्कुल असंभव है। ये साफ साबित करता है कि यह पेपर सेट करने वाले सबसे ऊपरी स्तर से ही लीक किया गया था। भाग 4, मास्टरमाइंड्स का पर्दाफाश। अब यहां जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था। सीबीआई जांच में एक पूरा मल्टी स्टेट सिंडिकेट सामने आया। जरा देखिए कि यह नेटवर्क कितनी दूर दूर तक फैला था। इसमें पुणे के पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंधारे जैसे एकेडमिक इनसाइडर्स मेन सोर्स थे। लातूर से शिवराज मोटेगांवकर इसे फाइनेंस कर रहे थे। नासिक में शुभम खैनार इसे डिजिटल पीडीएफ में बदल रहे थे। और फिर यश यादव और दिनेश भिवाल जैसे लोगों ने कुरियर और ब्रोकर बनकर इसे गुरुग्राम और राजस्थान के पार पहुंचाया। मतलब ये लिटरली एक पूरा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर था जो कई राज्यों में ऑपरेट कर रहा था। भाग 5, कानूनी लड़ाई और याचिकाएं। जाहिर है, इतने बड़े इंस्टीट्यूशनल फेलियर के बाद मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। यहां निष्पक्ष रूप से रिपोर्टिंग करते हुए यह बताना जरूरी है कि यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट या यूडीएफ जैसे मेडिकल संघों ने एक कड़ा रुख अपनाया है। उनकी सबसे बड़ी मांग है कि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत बनी मौजूदा एनटीए को पूरी तरह से भंग कर दिया जाए, क्योंकि इसमें जवाबदेही की भारी कमी है। वे संसद द्वारा बैक किया गया एक ट्रांसपेरेंट प्राधिकरण और कोर्ट की निगरानी में एक इंटेग्रिटी कमीशन बनाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने 2024 की राधाकृष्णन समिति के उन दिशा निर्देशों के बुरी तरह फेल होने का भी मुद्दा उठाया है जो खास तौर पर ऐसी ही घटनाओं को रोकने के लिए बनाए गए थे। भाग 6, पुनः परीक्षा और भविष्य के सुधार। अब इस पूरे हंगामे के बीच डैमेज कंट्रोल के लिए ऑफिशियल रिस्पॉन्स आता है। एनटीए को तत्काल कदम उठाने पड़े ताकि एकेडमिक कैलेंडर को बहुत ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। और इस ऑफिशियल नोटिस के जरिए कंफर्म किया गया कि इन सभी उम्मीदवारों के लिए 21 जून 2026 को फिर से परीक्षा निर्धारित की गई है। और हां, कैंडिडेट्स पर कम से कम बोझ पड़े, इसके लिए यह भी साफ कर दिया गया कि पुराने रजिस्ट्रेशन ही मान्य रहेंगे।
मतलब कोई एक्स्ट्रा एग्जाम फीस नहीं लगेगी और जो एग्जाम सिटीज पहले चुनी गई थी वही बिना किसी बदलाव के उनके लिए सुरक्षित रहेंगी। तो इस पूरी विस्तृत चर्चा के बाद हम एक बहुत ही गंभीर सवाल पर आकर रुकते हैं। सरकार ने वादा किया है कि 2027 से ये परीक्षा पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड यानी सीबीटी हो जाएगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड से ये वेल ऑर्गेनाइज्ड पेपर लीक सिंडिकेट हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, या फिर भारत के इस विशाल एग्जाम इकोसिस्टम को सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं बल्कि एक गहरे बुनियादी और स्ट्रक्चरल सुधार की जरूरत है? योग्यता और मेरिट का भविष्य आखिर क्या होगा? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी घटना के बाद हम